इस तस्वीर को लगभग हर रोज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और सवाल पूछा जाता है कि बताइए चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, कौन सा एमओयू साइन किया जा रहा है, कहां से भारत को बेचने की कोशिश हो रही है, कौन सा हिस्सा बेचा जा रहा है, कौन से दस्तावेजों पे दस्तखत हो रहा है। यहां तक कि इस मामले को अदालत में भी ले गए कुछ लोग। बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, कुछ ही घंटों पहले की तस्वीरें हैं। बाकायदा बीजेपी के जरिए इन तस्वीरों को बीजेपी नेता के जरिए ट्वीट किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो चाइना की का ये डेलीगेशन है, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो इंटरनेशनल टीम है यहाँ आई हुई है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से 6 लोगों के डेलीगेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकारियों के साथ बातचीत की है, बैठक की है। ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि आपको लाल आंख दिखानी थी तो आप लाल कारपेट क्यों बिछा रहे हैं। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहा है। तो जाहिर है ये जनता है, सब देख रही है, ये जनता है, सब जानती है। नमस्कार। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही इसी शायरी में शायद, और इसी शेर में जो किस्सा है बीजेपी और कांग्रेस का, ये शायद सही बैठता है। इन दो तस्वीरों में अलग अलग आप ये देखिए, ये तस्वीर खासकर सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें राहुल गांधी हैं, कम उम्र के राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उधर सोनिया गांधी भी हैं और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। इस तस्वीर को लगभग हर रोज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और सवाल पूछा जाता है कि बताइए चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, कौन सा एमओयू साइन किया जा रहा है, कहां से भारत को बेचने की कोशिश हो रही है, कौन सा हिस्सा बेचा जा रहा है, कौन से दस्तावेजों पे दस्तखत हो रहा है। यहां तक कि इस मामले को अदालत में भी ले गए कुछ लोग और ये वही बीजेपी और संघ के विचारधारा के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी परिवार की जो लॉयल्टी है, वफादारी है इस देश के प्रति, उसको बार बार उस पर सवाल उठाने के लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। इन तस्वीरों को थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए। अब ये दूसरी तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, कुछ ही घंटों पहले की तस्वीरें हैं। बाकायदा बीजेपी के जरिए इन तस्वीरों को बीजेपी नेता के जरिए ट्वीट किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो चाइना की का ये डेलीगेशन है, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो इंटरनेशनल टीम है यहाँ आई हुई है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से 6 लोगों के डेलीगेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकारियों के साथ बातचीत की है, बैठक की है। ये भारत की सरकार के साथ बातचीत नहीं हुई, ये दो देशों के मंत्रियों के बीच, अधिकारियों के बीच बातचीत नहीं हुई है, बल्कि दो देशों के नेताओं के बीच, और वो भी बीजेपी के दफ्तर में ये हुई है। सरकारी कार्यक्रम नहीं है, पार्टी का ये कार्यक्रम है और इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। बहुत ही मैं कहूंगी वाजिब सवाल है, खासकर एक ऐसी पार्टी जिस पर लगातार, और खासकर जो उसकी फर्स्ट फैमिली कहलाई जाती है, उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि आपको लाल आंख दिखानी थी तो आप लाल कारपेट क्यों बिछा रहे हैं। आपको रेड आई दिखानी थी तो रेड कारपेट क्यों बिछा रहे हैं। चीन का जिक्र हो रहा है, अलग अलग लोग सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वही चाइना है। सिक्योरिटी के एक्सपर्ट खासकर कह रहे हैं कि अभी तो देखिए ये पूरा जो सिंदूर का जो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें सीधे तौर पर आधिकारिक रूप से हमारे पास खबर ये है कि हर तरह से कम्युनिकेशन से लेकर और डिफेंस तक चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ये कोई बहुत खुफिया खबर मैं आप तक नहीं लेकर आ रही हूँ, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद जितनी नजदीकी बढ़ रही है, यानी कि वो देश जो हमारा, जिसे हम कहते हैं तथाकथित रूप से जो दुश्मन है, जिसके खिलाफ हम जंगें लड़ चुके हैं, जिसके खिलाफ अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और हमें यह भी बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए उस दौरान आप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकात करते हैं, सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि पार्टी के स्तर पर, तो एक्सप्लेनेशन तो आपको देना होगा, सफाई तो आपको देनी होगी। चुपचाप ये तस्वीरें ये ट्वीट कर दी गई हैं, इस पर बहुत बड़ी कोई हेडलाइन नहीं बनी, कोई बहुत अखबारों में ये बात नहीं छपी, लेकिन ये पूरे तरीके से जो दोहरापन है, ये सात खून माफ का जो एक मैं कहूंगी ये एक नरमी है, सिर्फ बीजेपी को ही ये मिलती है। अब मैं आगे बताती हूँ आपको कि
इत्तेफाक नहीं है ये महज कि जो वहाँ की विदेश मंत्रालय है, उसी की प्रवक्ता का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की शक्सकाम घाटी को चीन सीधे तौर पे अपना बता रहा है और कह रहा है कि अपने ही इलाके में कंस्ट्रक्शन करने से हमें क्यों समस्या या आपको क्यों समस्या होनी चाहिए? हमें पूरा अधिकार है कि हम वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकें। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग, उन्होंने कहा शक्सकाम घाटी चीन का इलाका है, यहाँ बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। इस बयान को सुनाने से पहले आइए मैं आपको सुना देती हूँ कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा। कह रहे हैं कि हमें इस बात से समस्या नहीं है कि आप राजनयिक तौर पे डिप्लोमेटिक तौर पर अगर मिलें, वो ये कह रहे हैं कि हम दोहरापन जो है उसको कॉल आउट करना चाहते हैं। सुन लेते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है, हमें दिक्कत आपकी नीयत से है, हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि लद्दाख के बाद चीन अब कश्मीर तक घुस आया है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ गलवान घाटी की वो घटना जहाँ हमारे सैनिकों को शहीद किया गया था चीन के जरिए, तमाम संबंध खत्म हो गए थे। 2020 की ये बात है। अभी तो मैं कहूंगी कि उनके आंसू भी नहीं सूखे होंगे उन विधवाओं के, जो सैनिकों की विधवाएं थी। अब ये बाकायदा ये बातचीत हो रही है। ये पहले सुन लेते हैं कि शक्सकाम घाटी को लेकर क्या कह रही हैं ये चीनी प्रवक्ता। First of all, the territory you have mentioned are part of China's territory, and China's infrastructure activities in its own territory is beyond reproach. China and Pakistan have signed border agreements and determined the border between the two countries since the 1960s. These are rights of China and Pakistan as sovereign states. And the China-Pakistan Economic Corridor as an economic cooperation initiative aims to promote local economic and social development and improve people's livelihood. Such agreement and China-Pakistan Economic Corridor will not affect China's position on the Kashmir issue, and China's position remains unchanged on this regard. और मुझे याद आ रहा है कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोभाल, कुछ घंटे पहले की बात है, पूरा दिन भी नहीं गुजरा कि उन्होंने 3000 लोगों की, युवाओं की भीड़ के सामने, जहां विकसित भारत को लेकर बातचीत हो रही है, जो 2047 का एक सपना दिखाया है, मुंगेरी लाल का सपना दिखाया है मोदी जी ने, उसी को लेकर तरह तरह की बैठकें होती रहती हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री भी बोले। उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों पर हमले होते रहे, हम असहाय मजबूर हम होते रहे, और आप ये देखिए कि अब जो है हमारे युवा को जागने की जरूरत है। हमारे युवा के अंदर आग होनी चाहिए। वो बदले की बात कह रहे हैं और खुद कहते कहते ये भी कह जाते हैं कि बदला बहुत अच्छा शब्द नहीं है। यहाँ पर गलवान का बदला नहीं लिया गया, उसके बाद पुलवामा का बदला नहीं लिया गया, उसके बाद पहलगाम का बदला पता नहीं किस तरह से लिया गया। यानी अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पहलगाम के बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर
जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो उसी का सबसे सगा हमारे दुश्मन का दोस्त कैसे हमारा दोस्त है फिलहाल, जिसके साथ जिसके लिए आप रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। ये बयान मैं चाहती हूँ आप सुन लें, ये 2 शब्दों का 2 लाइन का बयान है, जरूर सुनिए कि हमारे एनएसए ने क्या कहा और ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जो असली राष्ट्रवाद है उसका झंडा लेकर, राष्ट्रवाद का झंडा लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, या मैं अब नया शब्द भी मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रवाद का डमरू। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अभी कुछ ही घंटों पहले आपने प्रोग्राम देखा होगा इसी चैनल पर जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी जी बाकायदा डमरू बजा रहे हैं, गुजरात में पतंग उड़ा रहे हैं, जर्मन चांसलर के साथ 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, उसको उसके बाद अब उसकी शोभा यात्रा वहां निकाली जा रही थी 1000 साल बाद। और यहाँ मैं गलवान का जिक्र कर रही हूँ जो हुआ सिर्फ 5 साल पहले, मैं जिक्र कर रही हूँ पुलवामा का सिर्फ 5 साल पहले, मैं जिक्र कर रही हूँ ये पहलगाम का जो कुछ ही महीने पहले की घटना है। वो सब बदले नहीं हो रहे हैं, लेकिन बदला किस वक्त का लिया जाएगा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे। तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। तो जाहिर है ये जनता है, सब देख रही है, ये जनता है, सब जानती है। सिर्फ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहें तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसी हिपोक्रेसी को जाहिर करने के लिए, बताने के लिए आप सबको मैं यहाँ हाजिर हुई हूँ कि मिलने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लगातार वफादारी का सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी से मांगते हैं, भारत के मुसलमानों से मांगते हैं, भारत के ईसाइयों से मांगते हैं और राष्ट्रवाद का झंडा लेकर जब आप दौड़ते हैं तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे।